हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप सब बेहतरीन होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। पार्ट 1 आप लोगों ने आई होप कवर कर लिया होगा। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 सैंपल पेपर सॉल्यूशन सीबीएसई का क्लास 12, है ना। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, लगभग 1 घंटे से ऊपर लगा था, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे, 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कवर कर लिए थे। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हम लोगों ने किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे सेक्शन सी से, यानी ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और देखते हैं कि अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आसान है या डिफिकल्ट हैं, कैसे हैं, आगे लगाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर and 5 meters of string is out. If the kite is moving away horizontally at the rate of इतना, find the rate at which the string is being released. देखो भाई, बात को समझो। ये मैंने बना दिया एक, ये हो गया तुम्हारा एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखो, इसमें ये है कि यहां पर मान लो तुम्हारी एक काइट है और ये वाली लेंथ कितनी है, देखो 3 मीटर, क्योंकि 3 मीटर ऊंचाई पर है। क्लियर है। इस दूरी को आप x मान लो और इस दूरी को आप क्या मान लो, y मान लो। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। पतंग कभी उड़ाई है कि नहीं ऐसे पतंग। तो जब 3 मीटर ऊंची पतंग है तो तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो कितनी बाहर है, 5 मीटर, यानी स्ट्रिंग की लेंथ ये कितनी है, 5 मीटर है। ये तुमको पता है, ठीक है। तुमसे कह रहा है कि इफ द काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इधर की तरफ मूव कर रही है, मान के चलो, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इधर की तरफ चलती चली जाएगी काइट, तुमको स्ट्रिंग भी तो और ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी दूर पतंग जाती जाएगी तुम्हारी स्ट्रिंग और ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। तो ये इधर जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज इन्होंने तुम्हें दिया है क्वेश्चन में, कितना, यानी dx/dt इन्होंने दिया है तुम्हें 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो यही दिया है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग का रेट पूछ रहे हैं कि ये किस रेट से रिलीज करी जा रही है, यानी तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि dy/dt बता दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, क्या दिया है और क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, जब ये 3 मीटर की हाइट पे था तो y की वैल्यू कितनी थी, 5 मीटर। अब तुम इस ट्राइंगल में अगर देखो तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 का स्क्वायर होगा प्लस x का स्क्वायर होगा, ये बराबर y के स्क्वायर के होगा कि नहीं होगा। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। व्हेन y इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी जब स्ट्रिंग 5 मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस देखो जरा कितनी आएगी, 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया। ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, भाई 3 स्क्वायर होता है 9, 9 जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। x बराबर होना चाहिए कितना, प्लस माइनस 4 होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव तो होती नहीं है, तो x इज इक्वल टू सीधे सीधे √16 यानी 4 मीटर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। यानी y अगर 5 है तो x बराबर 4 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज, यानी मुझे dy/dt निकालना है। तो ये जो मेरा फंक्शन यानी दे रखा है, ये इक्वेशन जो दे रखा है देखो, 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, इसको आप एक काम करो, डेरिवेट कर दो, इसको आप डेरिवेट कर दो t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब आप इसको डेरिवेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा इसका डेरिवेशन। x स्क्वायर को आप करोगे तो हो जाएगा 2x dx/dt। क्या ये बात समझ में आ रही है। और y स्क्वायर का अगर आप करोगे तो आ जाएगा 2y dy/dt। अब देखो यहां भी 2 कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी, इफ द काइट इज मूविंग, हाँ x अभी मैंने यहां से निकाला है ना, 4 मीटर। dx/dt देखो यहां पर कितना दे रखा था, 200। y मुझे नहीं पता, नहीं y भी मुझे पता है, y कितना था, 5 मीटर। और dy/dt मुझे फाइंड करना था। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। बस इसको सॉल्व कर दो, 5 को इधर ले आओ, 5 से 200 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 40। ऐसे मैं लिख देता हूं, 4 × 200 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू dy/dt। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 4 जा हो जाएगा 200, यानी 5 4 जा 20, एक जीरो और आया, और 40 × 4 हो जाएगा 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ये आ गया तुम्हारा dy बाई डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज्ड इज 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बोलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, बाकी नीचे आप लिख देना कि द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज्ड इज 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अंडरस्टैंड स्पेशियल कॉन्सेप्ट इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू 1/3 रूट टी, वेयर टी इज द एज इन ईयर्स और टाइम दे रखा है 5 to 18। शो करना है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेशियल कॉन्सेप्ट डिक्रीजेज विद एज इन बिटवीन 5 and 18। स्पेशल कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है हाइट, एरिया, इन सबसे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसको समझने में, जो उसको समझने की जो एबिलिटी होती है वो इन्होंने a बराबर 1/3 रूट टी दे रखा है। ठीक है, टी क्या है? एज है। 5 से लेकर 18 साल की बात में ये बात कर रहे हैं। तुमसे कह रहे हैं ये प्रूव करो कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी यानी 5 से लेकर 18 तक, वैसे वैसे ये अंडरस्टैंडिंग कम होती चली जाएगी। देखो करना क्या है, रेट निकालना है तो a बराबर देखो कितना दे रखा है, 1/3 रूट टी दे रखा है। तुम एक काम करो, dA बाई डी टी निकाल लो। यही तो बताता है किसी भी चीज में जो रेट ऑफ चेंज होता है वो डिफरेंशिएशन ही तो होता है। dA बाई डी टी मुझे करना है तो 1/3 और रूट टी को आप क्या लिख सकते हो, टी की पावर 1/2। देखो 1/3 तो तुम्हारा है कांस्टेंट, तो इसको अलग ले लो और d बाई डी टी ऑफ किसका, टी की पावर 1/2 तुम्हें कर देना। अब समझो, हालांकि t की पावर 1/2 यानी रूट टी का सीधे सीधे भी हम लोग लिख सकते थे 1/2 रूट टी। ठीक है, रूट टी का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 रूट टी होता है, सीधे सीधे भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 आगे आ जाएगा और t की पावर 1/2 -1 करोगे तो -1/2 आ जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, t की पावर -½ नीचे चला आएगा तो कितना हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, हालांकि मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली यहां पे लिख देता 1/2 रूट टी, लेकिन ठीक है 3 नंबर का क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक स्टेप वो करके यहां ऐसे सॉल्व किया है। अब यहां एक बात बताओ, मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि dA बाई डी टी जो है ना, अगर 1/6 कांस्टेंट करूं तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। बोलो 1/रूट टी, क्या इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत नजर आ रही है? बोलो, ये बात जरा ध्यान से देखो, यानी ये जो रेट ऑफ चेंज है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, टी के। देखो टी नीचे दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ टी के दे रखा है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे ये अंडरस्टैंडिंग कम होगी और जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे ये बढ़ जाएगी। यही तो बात हुई। अच्छा यहां एक और चीज लिख दो, सॉरी, यहां लिख दो टी बिलोंग्स टू 5 to 18 और यहां पर भी जब हमने निकाला है तो t बिलोंग्स टू 5 to 18 की ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, t बिलोंग्स टू 5 to 18, ये हो गया। जब आप बहुत अच्छे से मन बना लो ना, चाहे पढ़ने का या पढ़ाने का, लाइट जरूर धोखा देती है। तो अभी भी लाइट चली गई थी, तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। कहां थे हम लोग, कि ये जो dA बाई डी टी था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था रूट टी के। यहां पर अब यहीं से खेल खत्म हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे, देखो आगे मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम लोग ये लिखेंगे एज वी कैन सी दैट रेट ऑफ चेंज तुम भी कुछ नाटक कर लो, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ तो यार रेट ऑफ चेंज ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेशियल कॉन्सेप्ट्स
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हालांकि ये ना लिखो तो भी चलेगा क्योंकि यहां से आप दिखाई चुके हो, ठीक है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेशल कॉन्सेप्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एज। हेंस, बस बात खत्म हो गई, अब लिख दो हेंस rate of increase of the ability, यार फर्जी टाइम लग रहा है इसमें, to understand this decreases with age, ठीक है, in between 5 and 18। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये बात क्लियर है? चल आगे चले, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 28। An ant is moving along the vector this, few sugar crystals are kept along the vector this which is inclined an angle theta with the vector L1, then find the angle theta, also find the scalar projection of L1 on N2। दो चीजें दे रखी हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है काम लोहा है, फॉर्मूला नहीं याद है बैठे रहोगे। L1 और L2, ये आंट पांट को मारो गोली, L1 और L2 तुम्हारे लिए दो वेक्टर हैं सीधे सीधे जो इंक्लाइंड है एक एंगल थीटा पे। इसको निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है L1 डॉट L2 वेक्टर, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे तुम्हारा होगा मॉड L1 इंटू मॉड L2, ठीक है, मॉड नहीं मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का वही बात है, ठीक है, इन दोनों का क्या है नीचे मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यही काम करना है मुझे, है इसका काम, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले L1 डॉट L2 वेक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो L1 कितना है, देखो I का साथी है यहां 1, यहां I का साथी 3 है, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। यहां देखो J का साथी -2 है, यहां भी J का साथी -2 है, -2 इंटू -2 करोगे आ जाएगा +4। K का साथी यहां 3 है, K का साथी यहां 1 है, 3 इंटू 1 करोगे आ जाएगा 3, और इन सबको ऐड करोगे आ जाएगा 10। ये तो आ गया तुम्हारा L1 डॉट L2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ L1 निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ L1 देखो अंडर रूट लगाओ, L1 ये है, I का साथी 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस J का साथी -2 है तो -2 का स्क्वायर करोगे, प्लस K का साथी 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे। अब अगर तुमको ये सब फॉर्मूले नहीं आते हैं, बिल्कुल देखो हम लोग कर रहे हैं सैंपल पेपर, अब अगर एक एक टॉपिक हम बिल्कुल बेस से उठाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए कि लाइन क्या होती है, वेक्टर क्या होते हैं, बीच के एंगल क्या होते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, -2 का 4, 3 का 9, ये हो गया कितना √14। L2 का मैग्नीट्यूड अब आप निकाल लो। अब L2 का मैग्नीट्यूड देखो, L2 में I का साथी है 3 तो 3 का स्क्वायर, J का साथी है -2 का स्क्वायर, और K का साथी है 1 का स्क्वायर। सेम वैल्यूज रिपीट हो गई हैं तो आंसर भी आएगा सेम, यानी √14। अब मुझे कॉस थीटा वाले में मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं। L1 डॉट L2 जो मैंने निकाला है वो आया है 10, इसका मॉड कितना आया है √14, L1 का मैग्नीट्यूड, और √14 आया है L2 का मैग्नीट्यूड। √14 मल्टीप्लाई करेगा 14 आ जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, तो कॉस थीटा तुम्हारा कितना आ गया 5/7। अगर मुझे थीटा निकालना है तो कॉस को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा 5/7, यही तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? ये तुम्हारा आंसर हो गया, बोलो क्लियर है? अब इसके बाद इसी में दूसरे में क्या पूछा गया है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2। कुछ नहीं करना होता है यार, बस इतना सा काम करो, स्केलर प्रोजेक्शन मुझे निकालना है। देखो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2 वेक्टर, ठीक है,
ये सीधे सीधे देखो इसमें भी ऊपर क्या आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे L2 का मैग्नीट्यूड। बस अगर प्रोजेक्शन L2 का L1 पे देखते तो ऊपर L1 डॉट L2 होता, नीचे L1 का मैग्नीट्यूड आ जाता, बस इतना फर्क हो जाएगा। वैल्यूज मेरे पास पहले से हैं। इसकी वैल्यू देखो L1 वेक्टर डॉट L2 की कितनी आई थी 10, और L2 का मैग्नीट्यूड कितना आया था √14। यही मेरा आंसर हो जाएगा, और ये हो गए तुम्हारे 3 नंबर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 3 नंबर के क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है 2 वाले से, यानी कम टाइम में लग जा रहे हैं और छोटे हैं। दूसरा देखो, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, ये तुम्हारा 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। इसके लिए यहां एक और जगह कर रखा था ना, हाँ चलो देखते हैं। इसका दूसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं। देखो होता ये है ना, 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक काम इसमें करो, अगर जैसे तुम्हारे पास मान लो 2 लाइन है यार, 2 लाइन है ऐसे, ठीक है। मान लिया एक है A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, जैसे इसी में मान लो जिस तरह से दिया है, और दूसरी लाइन है तुम्हारी A2 वेक्टर प्लस देखो म्यू लिखा है B2 वेक्टर, इस तरीके से है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन तुम्हें निकालनी है। वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो पैरेलल होगी उस वेक्टर के, किस वेक्टर के, कैसे निकाल सकते हैं इसको, B1 क्रॉस B2 से निकाल सकते हैं। ये समझना, अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है 2 लाइन, तो B1 क्रॉस B2 के बराबर आएगा जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके पैरेलल वेक्टर। अगर कोई पॉइंट दिया है तुम्हें जहां से पास हो रही है एक लाइन, इसका वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म बनाना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं जो पॉइंट दिया होता है। पोजीशन वेक्टर में क्या करना होता है, ये जो तीनों पॉइंट्स दिया हुआ है, एक के साथ I, एक के साथ J, एक के साथ K ठोक दो बस। तो ये हो जाएगा -I कैप प्लस 2J कैप प्लस 7K कैप। ये हो जाएगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और इसमें प्लस करके ये जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा, इसमें प्लस करके एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। हम लोग लेमडा या म्यू लिखते हैं, लेमडा म्यू पहले इस्तेमाल हो चुका है, कोई भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी एम ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने मान लिया यहां पर एम। ठीक है, और अंदर वो वेक्टर रहेगा जिसके ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। वो कहां से निकाल के लाएंगे, यहां से निकाल कर लाएंगे। ठीक है, और यहां पर बी वेक्टर रख देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती जा रही है कि नहीं, यहां से निकाल के यहां पे रख देंगे, काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कौन सी वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने बताया है, अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये तुम्हारी है कौन सी फॉर्म, अरे यार कार्टेशियन फॉर्म है ये। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और ये तुम्हारी है वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर प्लस m लिख के जिस लाइन के पैरेलल है वो लिख देना है। अब यहां से मैंने क्या कहा, वैल्यूज ले जाके वहां पे पुट करनी है, तो पहले ये निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, देखो B1 वेक्टर देखो इसमें कौन होगा, लेमडा B1, यानी ये होगा B1, और यहां पर ये होगा B2। अब यहां देखो 1 2 5 है, तो पहले यहां I कैप J कैप K कैप, और तुम्हारा हो गया 1 2 और 5, और दूसरी तरफ 3 -2 और 5 है, 3 है -2 है और 5। इसको जरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा I, और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 2 10 माइनस माइनस 10 यानी +10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाकर लिखो J कैप हो गया। J कैप करने के बाद क्या देखो 5 1 जा 5 और 3 5 जा 15, 5 - 15 हो जाएगा कितना -10, प्लस K वेक्टर लिखो। अब K वेक्टर हो गया -2 और 3 2 जा -6, -2 -6 हो गया -8। इसको जब करोगे तो 10 10 20 I हो जाएगा, प्लस 10 J हो जाएगा, -8 K हो जाएगा। ठीक है, इस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो होगी पैरेलल। अब ये तुम्हारे लिए काम करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा, ये C का काम करेगा, ये याद रखना। ठीक है, और ये जो 3 पॉइंट्स तुम्हें दिए होते हैं जिनसे पास हो रही होती है, उसमें पहला वाला x1 का काम करता है,
बाद वाला y1 का काम करता है, और ये जो है तुम्हारा z1 का काम करता है। बस इस फॉर्मूले में रखोगे कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वेक्टर फॉर्म जो होगी इसकी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, यूनिट, पहले तो पोजीशन वेक्टर लिखो। पोजीशन वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से पास हो रही है, -i + 2j + 7k, ये लिख दिया मैंने पोजीशन वेक्टर। प्लस मैंने कोई एक पैरामीटर या एक कांस्टेंट वैल्यू ली, और अंदर ये वाला वेक्टर उठा के छोड़ो, तो ये हो गया 20i + 10j - 8k। अब इसमें से तुम करो एक काम, इसमें से ये काम करो भाई कि इसमें से देखो कॉमन हो रहा है कुछ, कितना कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है पूरे में, है ना। तो 2 को तो हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 2 को निकाल के बाहर करो, वो m के पास आएगा, तो m अभी भी कांस्टेंट बना रहेगा, 2m लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10i + 5j और -4k। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख दो। x - x डैश, और x डैश की x1 की वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन यहां पर इसका साथ ही इस्तेमाल करो 10। देखो इसमें से हम लोगों ने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया था ना, इसलिए इज इक्वल टू y - y1। y1 की वैल्यू देखो है 2, और अपॉन में ये वाली वैल्यू उठा लो, कितनी हो गई 5, और ये z - z1, z1 की वैल्यू वहां देखो कितनी है 7, और इसकी वैल्यू कितनी है -4। ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी, और तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। नोट करो, मैं जरा मैसेज देख लेता हूं। बोलो हो गया कि नहीं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये तुम्हारे 2 क्वेश्चंस आए हैं 29 में इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन तुम लोगों ने इंटीग्रेशन तो कर चुके होगे सब लोग, और क्वेश्चन देख के लग रहा है, देखो यार ये कुछ आसान से नहीं लग रहा है कुछ। अगर ये x होता तो 1/x - 1/x², तो अगर 1/x का -1/x² डिफरेंशिएशन होता है, तो कुछ एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, ex ब्रैकेट में fx + f' dx इज इक्वल टू e⁻x(f(x)। नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, 29 के पहले वाले पार्ट में, यानी ए वाले पार्ट में देखो क्या करना है। आप क्या करो, log x को लेट कर लो। आप लेट करो, सबसे पहले क्या करो, लेट, कि log बेस, जाहिर सी बात है इसका क्या होता है, e होता है, इसको आप t लेट करो। जब आप इसको t लेट करोगे तो e⁻t इज इक्वल टू हो जाएगा x। देखो इसका बेस होता है e, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब बदला जाता है तो ये इसके ऊपर, बेस के ऊपर ये पावर हो जाएगी, और ये आंसर होता है। तो मैंने क्या किया, लॉगरिथम फॉर्म को बदल दिया कि इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर अब तुम इसको क्या करोगे, e⁻t इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा et dt, और ये हो जाएगा dx। भाई dx/dt बराबर e⁻t होगा, तो यही तो निकल कर आएगा। बोलो क्या इस बात में किसी को समझने में कोई दिक्कत लग रही हो तो बताओ। नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ये हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। ये काम की बात हम लोगों ने अपने निकाल ली। अब चलो चलते हैं आगे, हमारा जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन ये था 1/log x -1/log x, और इस पे लगा था स्क्वायर, और यहां था dx, और ये पूरा करली ब्रैकेट में बंद था। बहुत अच्छी बात, हमने क्या किया, इक्वल लगाया। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो log x है इसको हम लोगों ने किस में अभी अभी बदला है, t में बदला है, तो ये हो जाएगा 1/t, माइनस ये हो जाएगा 1/t का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये बंद करो ऐसे। ये dx की जगह पर आएगा e⁻t dt, तो e⁻t को जरा यहां लिखो और dt को लिखो यहां पर, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से लिखो, e⁻t, इसको थोड़ा सा करली ब्रैकेट लगाओ, 1/t प्लस लगाओ -1/t² लिख दो dt। अब एक बात समझना, 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t का x², -t का स्क्वायर, सॉरी x नहीं, -1/t²। एक फॉर्मूला सीधे सीधे होता है, देखो क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन करना है मुझे e⁻x fx
प्लस एफ डैश एक्स का। ठीक है, बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाता है e की पावर x। लो, क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत? ये एक डायरेक्ट पैटर्न होता है। हर टाइम तो ये सब डिजाइन बनाने में चला जाता है। ये देखो, ये एक सेट पैटर्न होता है और ये इसी पैटर्न में हम लोगों ने इसको सेट कर दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज डी बाई डी टी ऑफ 1/t ये इक्वल टू किसके होता है? -1/t स्क्वायर के। तो ये बन गया उसी पैटर्न का, नहीं बन गया? इसलिए ये जो तुम्हारा बना e की पावर t 1/t - 1/t स्क्वायर dt, ये बराबर हो जाएगा e की पावर t। फंक्शन तुम्हारा क्या था? 1/t, यानी e/t/t हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। e की पावर t हमने किसको माना था? देखो x को, यहां से x आ गया, t हमने माना था log x को, और ये प्लस में c आ गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन छोटा है और आसान है, कोई मुश्किल की बात इसमें नहीं है। इसके बाद आते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां ये वाला समझ में आ गया है कि नहीं? इसको नोट करो, हट जाता हूं मैं। ठीक, अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। देखो 29 में इवेलुएट करना है, तो इसका बी पार्ट यहीं लगाने की कोशिश करते हैं, जगह हो जाएगी। ठीक, 0 to 1 जाना है मुझे। x 1 - x की पावर n dx, और x n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा है। यहां पर समझो यार, एक सीधे सीधे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो। सीधे सीधे एक प्रॉपर्टी होती है, मैं वही यूज कर देता हूं, फिर लिख देता हूं। x की जगह पर लिखो 1 - x, और यहां भी x की जगह पर लिखो 1 - x, और इसकी पावर लगाओ तुम। सॉरी, पहले इसको बंद करो, इससे करली ब्रैकेट से बंद करो। 1 - x इसकी पावर n, इसको करली ब्रैकेट से, n तो पूरे पे था ना, 1 - x, और इस पूरे पे आप लगाओ पावर n, और ये हो गया dx। कैसे ये बात हम लोग लेकर आए हैं? देखो यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है? 0 to a अगर हम fx dx करना है हमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी, तो ये हो जाता है 0 to a fa - x dx के। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इस्तेमाल किया हम लोगों ने? ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली। ठीक, अब यहां पर देखो ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू, ये बन जाएगा 0 to 1, ये हो गया तुम्हारा कितना? 1 - x। यहां जब 1 अंदर जाएगा तो 1 और -1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और ऊपर पावर n थी, यानी x की पावर n dx हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? x की पावर n को जब तुम इंटू कराओगे अंदर, तो x की पावर n बन जाए, x की पावर n हो जाएगा, माइनस x की पावर n इंटू x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यार? पावर से ऐड हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। x की पावर n, x की पावर 1, पावर हो गई ऐड, ये आ गया। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना भाई, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस, जब इसका आप डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी इंटीग्रेशन, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे x की पावर n प्लस 1 का, तो ये x की पावर कितना हो जाएगा? n प्लस 2, पावर में एक एक ऐड ही तो होना है, और अपॉन में n प्लस 2। लिमिट इंट्रोड्यूस करना है 0 to 1। पहले अब हम लोग अपर लिमिट यूज कर लेंगे। अपर लिमिट जैसे ही यूज करेंगे, ऊपर 1 की पावर कुछ भी करो, आंसर 1 ही आना है, तो नीचे कितना आ जाएगा? n प्लस 1, माइनस, यहां भी x की जगह 1 यूज करेंगे, 1 की पावर कुछ भी करो, 1 ही आना है, नीचे हो गया n प्लस 2। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? जीरो रखने का मतलब नहीं है, जीरो की पावर कुछ भी करोगे जीरो हो जाएगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट का मतलब नहीं निकला। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा? n प्लस 2 वन जा n प्लस 2, ये इधर जाएगा तो n प्लस 1 वन जा n प्लस 1 होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, और ये नीचे दोनों आपस में इंटू कर जाएंगे, n प्लस 1 अलग और n प्लस 2 अलग, यानी आपस में इंटू कर गए। अब ऊपर देखो n और माइनस n कैंसिल आउट हो गया, दो में से गया एक तो बचा एक, नीचे आया n प्लस 1 और n प्लस 2, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो दोनों पार्ट इसके समझ में आ गए कि नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे एग्जाम में और एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। अगर तुम लोगों ने सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत कर लो। नेक्स्ट चलते हैं 30। कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई को। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3x प्लस टू वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। शो ग्राफिकली दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। अब आप यार एक बात समझो, मिनिमाइज इसको करना है, सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ है ना। तो कहां बनाए, चलो इधर कोना पकड़ते हैं, एक लाइन हो गई ये, ठीक, और एक बनाते हैं ऐसे, ये हो गई 2 लाइन, ठीक है, क्लियर है। हाँ चल 2x प्लस वाई, अब इसको जब ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो देखो कैसे बनेगा। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, पहले इसको देखो 2x प्लस वाई, एक ये कांस्टेंट है और x प्लस 2y कांस्टेंट ये है, बाकी x और y दोनों 0 से बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यानी इधर जाएंगे, ठीक है, वो ध्यान देंगे। यहां पर देखो एक काम करो, इस कांस्टेंट में जब आप x को 0 रखोगे, इसको देखो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जब आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू देखो यहां कितनी आएगी, x 0 हो जाएगा तो y आ जाएगा कितना 3, यानी x को जब आप 0 रखोगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तब की बात कर रहा हूं, और जब y को आप 0 रखोगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो इसके 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन सा, एक 3/2, 0, यानी x जब 3/2 है तो 0, और एक 0,3, ठीक है। यहां कहीं देखो, अब यहां पर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं 0,3, जैसे यहां पर मान लिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मान लो ऐसे जा रहे हैं, यहां पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जा रहे होंगे कहीं, ठीक है। नीचे भी तो 3/2, देखो हमने एक एक करके लिया है, तो 1 और 2, 2 के बीच में यहां कहीं 3/2 लाई करेगा, ठीक है, और y हो गया 0, तो एक पॉइंट मिला मुझे ये, एक पॉइंट मिला मुझे ये, और दूसरा 0,3 जो कि मिलेगा यहां कहीं मुझे 0,3। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे ना, वाह, इस तरीके से तो एक लाइन मिलेगी, ठीक है, ये बन गई एक लाइन। ये लाइन होगी तुम्हारी कौन सी, ये लाइन है तुम्हारी ये सॉरी 2x प्लस वाई बराबर 3 वाली लाइन है ये। दूसरी लाइन देखो इसी तरीके से, इसमें जब आप क्या करोगे, जब x 0 रखोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, x 0 रखोगे तो y 3 आ जाएगा, यानी एक हो गया 0,3, और जब y 0 रखोगे तो x 6 आ जाएगा, देखो y 0 तो x बराबर 6 आ जाएगा, तो दूसरा पॉइंट सीधे सीधे 6,0 मिल जाएगा। 6,0 मुझे यहां पर कहां दिखाई देगा, 6,0 मुझे यहां पे दिख रहा है, और 0,3 तो मुझे यहीं पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। इसको जब मैं फिर से यहां पर मिलाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये इन दोनों पॉइंट से पास होगी, और ये कोऑर्डिनेट किसके होंगे, समझते जाना बात को, मतलब कौन सी लाइन है ये लाइन है तुम्हारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 वाली। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं। कॉर्नर पॉइंट्स मुझे कहां कहां मिल रहे हैं, देखो अब जो रीजन आएगा ना, फिजिबल रीजन जो आएगा वो इसमें होगा अनबाउंडेड। पहले समझो, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 6,0, और ये वाला जो पॉइंट है ये है तुम्हारा 0,3, ये तुम्हारा 0 0 हाई है क्योंकि ओरिजिन है, ठीक है। अब x प्लस 2y बड़ा है 6 से, 2x प्लस वाई बड़ा है 3 से, जब इन दोनों सारे कांस्टेंट x और 0 सब लगाऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, ये वाला पोर्शन, ये होगा एक अनबाउंडेड रीजन। ये कैसा होगा बोलो, एक अनबाउंडेड रीजन मुझे मिलेगा। क्या यहां तक बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। जब मुझे अनबाउंडेड रीजन मिलता है, पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स पे अब निकाल लो, ठीक है, यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो, और यहां पर लिख लो वैल्यू ऑफ z।
वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम्हारा x प्लस 2y दे रखा है। ठीक, कॉर्नर पॉइंट्स तुम्हारे आए हैं दो, कौन से, 0,3 एक पॉइंट है और 6,0 दूसरा पॉइंट है। जब मैं 0,3 यहां पे पुट करूंगा तो x को 0 रखूंगा, y को 3 तो z बराबर 6 आ जाएगा, x को 6 रखूंगा, y को 0 तो z बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दो वैल्यूज देखो यहां से निकल के आ गई z की, वो कितनी आई हैं, 6 निकल कर आई हैं। क्या यहां तक किसी को कोई बात समझने में दिक्कत है? एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट बस। हाँ देखो, तो अब ये जो हो गया, यहां तक दो वैल्यूज आ गई, z इज इक्वल टू 6 इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पे, अनबाउंडेड रीजन आ गया। अब z इज इक्वल टू, अगर ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, अगर, तो जो इसका ग्राफ हम बनाएंगे ना, इसमें और ये जो अनबाउंडेड फीसिबल रीजन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। x प्लस 2y का अगर यहां पर बनाओगे तो देखो x को 0 लोगे, ठीक है, x को 0 तो y कितना आ जाएगा, देखो यहां पर x प्लस 2y, ठीक है, इसको मिनिमम वैल्यू कितनी दिखानी है, 6 दिखानी है। तो इसका जो x प्लस 2y बराबर 6 का तो पहले से बना हुआ है, लेस देन 6 के लिए जो ग्राफ करोगे तो लेस देन 6 के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरफ बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 के लिए उधर बना था, तो लेस देन के लिए इधर बनेगा। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो अब बाकी खेल किसका है, बाकी खेल है लैंग्वेज का। तो x प्लस 2y स्मॉलर देन 6 हैज नो पॉइंट कॉमन विथ द अनबाउंडेड फीजिबल रीजन, ठीक है। और जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले, ठीक है, जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। हेंस z इज इक्वल टू 6 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस 2y। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है? ये क्या हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, आगे तुमसे बोल क्या रहा था कि शो ग्राफिकली दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट। भैया ये वाली ही तो लाइन है ना, ए बी को मिला रही है, मान लो इसको एक पॉइंट मान लो, मैं कहता हूं इसको मान लो, ये वाला जो पॉइंट है इसको तुम मान लो पॉइंट ए, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लो तुम पॉइंट बी। इनको जब ज्वाइन कराओगे ना तो इस लाइन पे बीच में ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और हर एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आप लिख सकते हो वी कैन सी, थोड़ा सा लैंग्वेज आप लिख दो, बस काम खत्म। वी कैन सी देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑन लाइन ए बी। कौन सी लाइन, देखो ये ए बी मैंने बना दिया है ना, यहां ब्रैकेट में चाहे लिख दो 6, ठीक है। इस लाइन पे कितने हैं, कई सारे पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। x प्लस 2y बराबर 6 पर हमने क्या देखा कि बहुत सारे पॉइंट हैं, हेंस मिनिमम ऑफ z अकर्स एट more than 2 points। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बस थोड़ी इस तरह से लैंग्वेज लिख देना भाई। जाहिर सी बात है कि इन दोनों को a और b को मिलाया इसने, ठीक है। x प्लस 2y बराबर 6 वाली ये लाइन है, तो इस पर जो भी पॉइंट होगा अब ना, सब पे वही मिनिमम वैल्यू देगा, यानी 6 दे रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये इसका ऑप्शन वाला था आई थिंक। आगे चलें, चलो देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुडे, क्वेश्चन नंबर 31 इज 0.4। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने। अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी आज है 0.4 तो ना होने की हो जाएगी 0.6, ठीक है। आगे,
If it rains today, the probability that it will rain tomorrow is 0.8. If it does not rain today, the probability that it will rain tomorrow is 0.7. अब बात समझो, सबसे पहले बात करते हैं आज की। आज की बात करते हैं, या तो बारिश आज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने दो बनाया। सबसे पहले देखो, रेन और नो रेन, रेन और नो रेन, ठीक है। आज की बात करेंगे, उसके बाद कल की बात करेंगे, ठीक। आज देखो, रेन, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुडे इज 0.4, ठीक है। तो आज अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हटाओ जरा। आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4, ठीक। तो आज बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.6। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आज की बात हम लोगों ने कर ली। अच्छा, अब आगे आओ। इफ इट रेन टुडे, अगर आज रेन हो जाती है, यानी इस वाली केस में, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.8। अब अगर आज रेन हो गई तो अब कल देखो दो चांस है, या तो कल रेन होगी या नो रेन, या तो बारिश नहीं होगी। तो अगर आज बारिश हो गई 0.4, इफ इट रेन्स टुडे, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.8। तो कल फिर रेट कितना है, इट विल रेन टुमारो 0.8 है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो ना होने की कितनी हो जाएगी, बोलो 0.2। चलो, अब दूसरा नो रेन वाला आ जाओ। इफ इट डज नॉट रेन टुडे, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, अब यहां पर फिर देखो, रेन नो रेन, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, 0.7, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितनी हो जाएगी, 0.3। भाई अगर बोलो ये सारी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो किसको किससे डिनोट करना है, समझना, ठीक है। P1 से डिनोट कर रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टुडे, यानी ये वैल्यू जो है ये P1 है, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से। P2 denotes the probability that it will not rain tomorrow if it rains today। तो पहले तो आज जाओ, रेन हो रही है, ठीक है। इट विल नॉट रेन टुमारो, नॉट रेन 0.2, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, P2 है, ये तुम्हारे लिए क्या है, P2 है, ठीक है। P3 denotes the probability that it will rain tomorrow if it does not rain today। does not rain today का ये है, और इसमें it will rain tomorrow 0.7, तो ये वैल्यू किसकी है, P3 की है। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? denotes the probability that it will not rain tomorrow। अब नॉट रेन के दो केस हैं, किस केस में, जब कल आज बारिश नहीं हुई, तो आज बारिश नहीं हुई, ये इस केस में बारिश कल नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, यानी ये हो गया तुम्हारे लिए P4। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई इस पूरे उससे? अब मुझे क्या निकालना है, देखो पहले पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 इंटू P4 माइनस P2 इंटू P3। तो P1 देखो यहां से कितना है, 0.6, उसके बाद P4 देखो कितना है, ये देखो 0.3, माइनस मुझे किसको करना है, P2 कितना है, 0.2, और P3 देखो यहां पर कितना है, 0.7। तो ये हो जाएगा 0.18, ये हो जाएगा 0.14, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.04। ये आना चाहिए मेरे पहले पार्ट का आंसर। क्या ये बात क्लियर है? देख लेते हैं भाई, 0.04, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, 1 नंबर में, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। कल बारिश होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप समझो, इसमें दो केस देखो, दूसरे वाले में बनाओ पार्ट आप, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले लेट करो E, एक इवेंट मानो E1, इट रेन्स टुडे। E1 क्या मानो कि आज बारिश हो रही है, ये है E1। E2 किसको मानो, डज नॉट रेन टुडे, कि आज बारिश नहीं हुई, डज नॉट रेन टुडे, ठीक है। मुझे निकालना क्या है कि रेनिंग टुमारो, कल बारिश होगी, तो A, ठीक है, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, मैंने ये आउटकम बना लिए, ठीक है।
ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई कल जो बारिश है, मतलब कल बारिश जो होगी, यानी पी ए एक तरह से तुम्हें निकालना है, कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब कल बारिश देखो कैसे होगी, इस बात को समझना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आज बारिश हुई तो क्या हो गया, पी E1। अब आज बारिश होने के बाद कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, A/E1। ठीक है, प्लस हो सकता है आज बारिश ना हुई हो, PE2 इंटू, अब अगर आज बारिश नहीं हुई तो कल बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, यानी पहला केस अगर आज बारिश हो गई तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लस अगर आज बारिश ना हुई तो भी कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि कैलकुलेट करना है कि कल बारिश होनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। अब देखो बस सॉल्व कर दो। PE1 देखो, PE1 कहां गया भैया, आज बारिश होने की, देखो इट विल रेन टुडे, तो आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4। एक मिनट यहीं रखता हूं, 0.4 इंटू, अगर आज बारिश हुई तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8 प्लस आज बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। आज अगर बारिश नहीं हुई तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7। सॉल्व कर दो, 0.32, 0.42, 0.74 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। चलो समझ में आ गया कि नहीं, नेक्स्ट करें, चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ही है, ये भी क्वेश्चन जो है ये प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, अ रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ऑल नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज एंड द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू r इज प्रोपोर्शनल टू 5 टू द पावर नेगेटिव r, और फाइंड p, x जो है वो 3 से छोटा दे रखा है, ये मुझे निकालना है। क्लियर हो गई बात कि नहीं, देखो जब x r के बराबर हो रहा है, यानी p x बराबर r, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी r इज प्रोपोर्शनल है 5 टू द पावर माइनस r के। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? अच्छा, तो p x बराबर r पर, x बराबर r पर अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, और 5 की पावर माइनस r को पहले यहां लिख दो, चलो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूं, p x बराबर r, तो ये हो जाएगा k, 5 की पावर माइनस r नीचे आएगा तो हो जाएगा 5 की पावर r। क्या यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत लग रही है तुम लोगों को? बोलो, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर मुझे k की वैल्यू फाइंड हो जाए ना तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बात समझो, k/5, ये देखो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज दिया है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी है, कहां से हमको चलना है, 0 से चलना है। तो k/5 की पावर 0, k/5 की पावर 1, k/5 की पावर 2। ठीक है, यही समझो एक तरह से तुम्हें निकालना है, क्योंकि x जब 3 से छोटा होगा उसकी वैल्यू। चलो अभी देखते हैं, पहले a निकालने की कोशिश करते हैं। इन सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर मैं सम करूंगा तो फाइनली एक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी प्रोबेबिलिटी के जो सारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, सारे इवेंट्स उनके, उन सब को अगर हम ऐड कर दें तो आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, सारे इवेंट्स को अगर हम ऐड कर दें, ये हो गया। यहां से अगर मैं k को कॉमन ले लूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 1/5 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/25 हो जाएगा, और अप टू ये चलता चला जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। जरा इसको ध्यान से देखो, ये बन रहा है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 1 में इंटू हुआ 1/5, 1/5 से इंटू हुआ है, 1/5 में फिर 1/5 से इंटू किया, 1/25 बना, फिर 1/5 से इंटू करोगे, ऐसे पहुंचता चला जाएगा। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं अलग कहीं फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर या 25 कह लो, अप टू इनफाइनाइट। ए बराबर देखो कितना हो गया, 1, पहला टर्म। एक होता है कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो हो गया 1/5। ठीक है, एस इंफिनिटी, जब भी मुझे इनफाइनाइट नंबर के सम निकालने हो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r।
ए की वैल्यू देखो 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/5 है, तो 1 अपॉन एक में से 1/5 जाएगा, 4/5 बचेगा, 4/5 का रेसिप्रोकल कर दोगे 5/4 आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 4/5 दे रखा था, तो ये हो गया 5/4। ये वैल्यू यहां लेकर चले आओ, तो k इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/4 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 4/5। क्या यहां तक बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत आई? बोलो। ये मैंने k की वैल्यू निकाल ली, मैंने क्या निकाल ली k की वैल्यू। मुझसे इन्होंने पूछा था p x स्मॉलर देन 0, यानी p, इन्होंने मुझसे क्या पूछा था कि आप p बताओ जब x जो है वो 3 से छोटा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो सबसे पहले क्या था भाई, k अपॉन 5 की पावर 0, x 3 से छोटा है ना, तो जब मैंने क्या लिया, एक बार 0 ले लिया, एक बार 1 ले लिया, और एक बार 5 की पावर 2 ले लिया, बस। और तो ले नहीं सकता हूं क्योंकि 3 से छोटा था। इसको आप सॉल्व कर दो, k को निकाल लो बाहर, यहां बचा 1/, रब नहीं होता है जल्दी, k यहां पर देखो 5 की पावर 0 हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1/5 प्लस 1/25, और इसको मुझे अब क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, k की वैल्यू भी तो मुझे पता है, k की वैल्यू कितनी आई थी 4/5 इंटू, इसको जरा सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 25 और ऊपर देखो 25 से कम 25 और ये 5, 25 5 30, 31/25 आना चाहिए, सॉल्व कर लेना उसको। ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आता होगा ना। 31 इंटू 4 करो 124 अपॉन 25 5 125, और ये आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये कोई डाउट लग रहा है तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 में? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? 44 8 52, एक क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे और इसमें निपटाएंगे। ये हो गया 31। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और करेंगे बस, ये वाला और करेंगे, 32 बचेंगे, 6 क्वेश्चन उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक प्लान यही है कि पेपर को 3 घंटे के अंदर समेटा जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये लग रहा है, कह रहे हैं कि सर एक्सप्लेनेशन 4-4 4.5 घंटे का एक्सप्लेनेशन है, टीचर्स ने 4.5 घंटे ले लिए हैं, तो हम लोग 3 घंटे में करेंगे कैसे? तो इसलिए कोशिश है कि इसको 3 घंटे के अंदर करूं, मतलब तुमको समझा भी ले जाऊं और 3 घंटे में सॉल्व करा ले जाऊं। 8-10 मिनट ऊपर भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बीच बीच में बोलता हूं, समझा रहा हूं, तुमको ये सब काम नहीं करना होगा एग्जाम में, खुद करना है। एक क्वेश्चन और लगाएंगे बस, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 20 cos 2x दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है ये कर्व, y इज इक्वल टू 20 cos 2x, और x जो है वो π/6 से लेकर π/3 के अंदर की बात कर रहा है, इंटीग्रेशन से एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, ठीक है, ये निकालना है। अब एक बात समझो, सबसे पहले जो ये कर्व दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू, समझना यहां पर 20 cos 2x दे रखा है। जरा वैल्यूज बताओ, जब π/6 पे निकालो जरा मिनिमम पे, व्हेन x इज इक्वल टू, अगर मैं π/6 रख दूं तो y कितना आ जाएगा, 20 इंटू कॉज 2 इंटू π/6, तो 20 और cos 2π/6 का मतलब कितना हो जाएगा, cos π/3, cos π/3 का मतलब क्या, cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है कि नहीं? इसको हटाओ यार, π/6 ये हो गया 20 इंटू 1/2, आंसर कितना आ गया 10। π/6 रखने पर, यानी एक जो पॉइंट मुझे मिला, मुझे वो π/6, 10 मिला। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट कौन सा है, π/3, देखो π/6 से π/3 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम y निकालें तो ये हो जाएगा 20 cos 2x, ये हो जाएगा 20 cos, वैल्यू रखेंगे तो 2π/3, ध्यान से समझना, 2π/3 होता है cos 120, cos 120 जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, आएगा निगेटिव, cos 120 बराबर होता है sin 30 के, तो वैल्यू होगी -1/2, तो माइनस यहां लगा दो, 20 इंटू 1/2 कर दो, आ जाएगा -10, तो दूसरा बनेगा π/3 रखने पर वैल्यू कितनी आएगी, -10। क्या यहां तक बात को समझने में कोई दिक्कत है तुमको? हम लोगों ने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, मुझे cos 2x का ग्राफ बनाना है। ग्राफ आप कैसे बनाओगे, मैं आपको बना के बता देता हूं। देखो, आप ऐसे करोगे, रफ स्केच बनाना है बस, और एक ऐसे करोगे, यहां पर आपको एंगल्स ले लेना है। तो आप एंगल कैसे लो, देखो कहां कहां एंगल दे रखा है मुझे, π/6 का मतलब कितना होता है, π/6 का मतलब होता है 30,
और पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है बोलो 60, 30 और 60। तो आप एक काम करो ना, 30-30 के गैप पे पकड़ो, ठीक है। तो पहले बॉक्स पे मान लिया यहां कहीं कितना ले लो 30, 30 बोले तो कितना पाई बाई 6, पाई बाई 6 के बाद अगला जो बनेगा 30 के गैप पे वो कितना बनेगा पाई बाई 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? पाई बाई 3 के बाद जो अगला बनेगा बोलो 30 के बाद वो बनेगा कितना पाई बाई 2। 90 हो गया ना, ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90। बोलो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये बात क्लियर हो रही है? थोड़ा सा इसको और बड़ा करके बनाना। अब अगर पाई बाई 6 हम लेते हैं एक्स तो वैल्यू आती है 10। ऊपर अगर दो दो बॉक्स को तुम 2 मान लोगे तो 2 4 6 8 10 मान लिया, ऐसे मान लेना। और यहां पर मान लेना 1 2 3 4 5, तो यहां कहीं 10 ऊपर आ जाएगा, यानी 0 कॉमा 10 यहां कहीं होगा, 0 कॉमा माइनस 10 यहां कहीं होगा। समझते रहना बात को, ठीक है। तो यहां से मेरा जब पाई बाई 6 पे वैल्यू कितनी है, ये कुछ ऐसे आएगा और ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। बहुत परफेक्ट तो नहीं बना है, बहुत ही गंदा ही बना है, कोई बात नहीं। ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है। बीच में कहीं पाई बाई 4 होगा जहां पर वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये देखो ठीक बीच में 30-30 के गैप पे मैंने लिया था, तो ये है 60, सॉरी ये 30, ये 60, 30 और 60 के बीचों बीच में यहां कहीं होगा पाई बाई 4 जहां पर वैल्यू 0 हो रही है 0। ये ध्यान देना। तो ये जो पॉइंट है वो कितना है पाई बाई 4, और यही मेरा मेन पॉइंट है, इसको तुम ध्यान रखना। ये मेरा मेन पॉइंट कितना है पाई बाई 4। अब मुझे जो एरिया फाइंड करना है ना वो ये वाला पूरा एरिया है, ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। ये पूरा एरिया मुझे फाइंड करना है इंटीग्रेशन का यूज करके। डायरेक्टली मैं पाई से, देखो डायरेक्टली मैं पाई बाई 6 से पाई बाई 3 नहीं जा सकता हूं, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैं पहले पाई बाई 6 से पाई बाई 4 जाऊंगा, फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 3 चला जाऊंगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? मैं अभी ग्राफ से समझा दे रहा हूं, फिलहाल मैं इसका ये निकाल देता हूं। अब जो इसका सम होगा ना इसके कर्व का, वो इंटीग्रेशन मुझे करना है कहां से कहां तक समझना। मुझे इंटीग्रेशन से जाना है पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 और 20 cos 2x और dx करना है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत यह है कि फंक्शन अपने आप को बदल रहा है, अपना रूप बदल रहा है, तो डायरेक्टली मैं पाई बाई 6 से पाई बाई 3 नहीं जा पाऊंगा। पहले पाई बाई 6 से पाई बाई 4 जाऊंगा। तो पाई बाई 6 से जाओ पाई बाई 4, 20 cos 2x dx, और उसके बाद प्लस लगाओ, फिर आप पाई बाई 4 से पाई बाई 3 चले जाओ। तो अब कहां से जाना है? पाई बाई 4 से पाई बाई 3 तक जाना है, 20 cos 2x dx। क्या ये बात समझ में आ गई? ये जो नीचे वाला है इसको तुम मॉड में ले लो, ठीक है, क्योंकि निगेटिव नहीं चाहिए मुझे। आंसर कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। नीचे निगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक, क्योंकि यहां सब वैल्यूज प्लस प्लस आ जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा इसको ध्यान से देखो, 20 निकाल के करो यहां से बाहर, और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x बाई 2। क्या यहां तक बात समझने में किसी को दिक्कत है? पाई बाई 6 से हमको जाना है पाई बाई 4, प्लस यहां लगाओ 20 को निकाल के करो बाहर, cos 2x का कितना होता है sin 2x बाई 2। वैल्यूज कहां से कहां जाएंगी? पाई बाई 4 से पाई बाई 3, और यहां क्या लगाया मैंने? मॉड्यूलस। ठीक है, चलो 2 से काट दो, ये हो जाएगा 10। बचा मेरे पास sin 2x। इसमें जब वैल्यू इंट्रोड्यूस करोगे ना, लिमिट पाई बाई 4 को डालोगे ना, तो sin 2 इंटू पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 6 करोगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? प्लस यहां भी 2 से 20 को उड़ा दो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहां ब्रैकेट में देखो sin 2x, पहले पाई बाई 3 लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा? sin 2 पाई बाई 3, और माइनस बाद में ये पाई बाई 4 वाली इंट्रोड्यूस करोगे तो आ जाएगा पाई बाई 2। बोलो क्या ये बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? अब मुझे सिर्फ वैल्यूज डालनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। साइन पाई बाई 2 होता है 1, और साइन पाई बाई 3 मतलब 60 होता है √3/2। यहां लगाओ प्लस, ये हो गया 10, साइन 2 पाई बाई 3 यानी साइन 120। साइन 120 मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए, कॉस 30 के बराबर होगा, और कॉस 30 कितना होता है? √3/2 और -1। अब एक बात समझो, √3/2 जो है ये 1 से छोटा है, अगर माइनस करोगे तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे? प्लस करने के लिए
देखो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं, इसको एक काम करो 10 और 1 माइनस रूट 3/2 प्लस 10, ये मॉड्यूलस हटा दो और इसको क्या कर दो 1 माइनस रूट 3/2 कर दो। बस मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यू निगेटिव हो रही थी इसको पॉजिटिव कर लिया। बस दोनों चीजें सेम है, देखो ये और ये सेम बात है, तो 10 10 हो गया 20 और 1 माइनस रूट 3/2 और ये हो जाएगा मेरा आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन। देखो 5 नंबर के हिसाब से बहुत कम काम करना पड़ा है, ये जान लो। 5 नंबर के हिसाब से ठीक है ये क्वेश्चन। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? इसको नोट कर लो एक बार, फिर मैं तुमको वो ग्राफ दिखा देता हूं। ठीक, इसको कर लो ग्राफ, समझो यहां पर ये बनेगा तुम्हारा ग्राफ, जो मैं ग्राफ तुमको दिखाना चाह रहा था अभी ना, ये दिखाई दे रहा है। मैंने क्या कहा था भैया कि ये cos 2x का ग्राफ है, लेकिन मुझे 20 cos 2x चाहिए था। तो 20 cos 2x पे क्या हो गया था, मैंने क्या बोला था कि यहां कहीं देखो 10 आ रहा था, तो π/6 से लेकर π/3 देखो ये है cos, ये आया और ये आया, ये एरिया जो मुझे फाइंड करना था। यहां से देखो ये वाला और ये वाला, ये इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। ठीक है, ये कर्व, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एरिया मुझे फाइंड करना था, तो उसके लिए मैं कहां गया, देखो π/6 से π/3, तो ये π/6 का मतलब 30, π/3 का मतलब 60 और ये है 90। तो इन 30 और 60 के बीचों बीच में यहां क्या होगा, π/4 होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यानी 45 होगा कि π/6 से π/4 जाएंगे, तो ये पूरा पोर्शन निकलेगा π/6 से π/4 वाला। फिर अब π/4 से जाएंगे π/3, तो ये वाला पोर्शन निकलेगा। क्या बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोगों ने अभी ग्राफ को बनाया था। बोलो, इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई काम है नहीं, छोड़ो हटाओ। अब हम लोग देखो, ये हो गया दूसरा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 32 तक कवर कर लिया है, बचे 6 क्वेश्चन और। कोशिश करेंगे नेक्स्ट 1 घंटे में उसको भी कवर किया जाए। ठीक है, इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगाओ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक उसमें हम लोगों ने कर लिया है। कोशिश रहेगी कि 3 सवा 3 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर मैं सवा 3 घंटे में कर लूंगा तो इसका मतलब तुम 3 घंटे में आसानी से करके रिवाइज कर पाओगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 3 के साथ। ठीक है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अगर समझ में आया हो अच्छे से तुमको एक एक क्वेश्चंस, तो फिर शेयर करना ना भूलना।